नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश नीरव आप सबको नमस्कार करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही होगी। आज एक विशेष संदर्भ में हम सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सारे लोग से मेरा मतलब देश और विदेश के वो जितने श्रोता आज यहाँ हैं। हाँ, ये बैकग्राउंड में आवाज़ बीच में आई। मैं ये कह रहा था कि आज हमारे लिए एक विशेष संदर्भ है। देश की एक यशस्वी कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले हमारे साथ एक सार्थक संवाद करेंगी, जिसमें कवि सम्मेलनीय यात्रा के साहित्य की प्रासंगिकता के और जिंदगी के तमाम खट्टे मीठे अनुभवों का खुलासा होगा। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार और स्वीकार कीजिए पंडित सुरेश नीरव का नमस्कार। सबसे बड़ी बात यह है कि आज कबीर जयंती है और कवियों के लिए तो कबीर से बड़ा आदर्श कोई है नहीं, क्योंकि जनमानस के सबसे बड़े कवि कबीर हैं। ये भी एक इत्तेफाक है कि पुष्य नक्षत्र में जब बृहस्पति वक्री दिशा में चल रहे थे, ब्रह्मांड में जो सितारे थे वही सितारे आज हैं। और ये वो क्षण है जब मीराबाई कबीर जी से मिली थी और उन्होंने कुछ बातचीत की थी, ब्रह्म को लेकर, जीव को लेकर, प्राणी को लेकर, प्राण को लेकर। तो ये एक बहुत सारस्वत और सुखद संदर्भ कह सकते हैं, अवसर कह सकते हैं कि आज इस वैश्विक पटल पर देश की एक माणिक प्रमाणिक यशस्वी कवित्री डॉक्टर कीर्ति काले, जिन्होंने हिंदी की ध्वजा को न केवल हिंदुस्तान बल्कि तमाम अनाम देश देशांतरों तक पहुंचाया है, ऐसी डॉक्टर कीर्ति काले को हम गीत की मीरा कह सकते हैं। और हम तो फकीर हैं ही, तो कबीर मान लीजिए। तो कुल सारी बात यह है कि एक अच्छी बातचीत की मैंने भूमिका बनाई और सारे मित्रों को, जितने लोग इससे जुड़े हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो संवाद है ये मात्र मनोरंजन नहीं है, बल्कि मनोरंजन और ज्ञान रंजन दोनों का एक सम्यक परिपाक है। बातचीतें होंगी, कई सारी परतें खुलेंगी। तो मैं डॉक्टर कीर्ति काले जी का स्वागत करता हूं अपने पटल के तमाम प्रबुद्ध श्रोताओं की ओर से। और आज के इस मौके पर मुझे उनकी ही एक पंक्ति गीत की याद आती है कि आंखों में फागुन की मस्ती, पलकों पर बासंती हलचल, मतवाला मन भीग रहा है, बूंदों के त्योहार में शायद ऐसा ही होता है पहले पहले प्यार में। तो दोस्तों, आज इत्तेफाक है कि हमारे जहां से मैं बोल रहा हूँ, गाजियाबाद से, वहाँ बूंदें भी पड़ रही हैं, बूंदों का त्योहार भी हो रहा है। तो और हमारे इस पटल पर उनका ये पहले ही पहला प्यार है, क्योंकि वो हमारे मंच पर पहली बार आए एक संवाद करने के लिए। तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, डॉक्टर कीर्ति काले जी का। और मित्रों, बिना किसी ज्यादा लंबी भूमिका के मैं कुछ शुरुआत करता हूँ बातचीत की। डॉक्टर साहब, आप तैयार हुई है? मैं पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि सबसे बातचीत पहले हो। तो नीरव जी, मैं धन्यवाद करती हूँ आपका कि मुझे इस अखिल भारतीय सर्वभाषा संस्कृति समिति के इस पटल पर मुझे आपने आमंत्रित किया और एक सार्थक संवाद करने के लिए, एक बातचीत करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया। और आजकल बातचीतें ही तो कम हो गई हैं, व्यक्ति और जी व्यक्ति के बीच की दूरियां बढ़ गई हैं, और वो इसीलिए क्योंकि बातचीत कम हो गई है। आज आपने बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। जी, सारे धन्यवाद श्रोताओं को डॉक्टर। नमस्कार। हाँ, ये बहुत अच्छी बात डॉक्टर कीर्ति काले जी ने कही। बातचीत बंद हो गई है। आजकल जो मीडिया पर भी जो डिस्कशंस हो रहे हैं,
पैनल डिस्कशंस होते हैं, उसमें भी देखा जाता है कि एक पक्ष ही सिर्फ बोलता रहता है, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, और उसे भी सिर्फ जो बोलने के लिए कह दिया जाता है, कहीं और से गाइडलाइन होती है, वो भी वैसे ही बोलता है। तो उन तमाम सारी यांत्रिक, नीरस, थकी हांफती, बेजान वार्ताओं से अलग हटकर एक बहुत स्फूर्तिदायक बातचीत हमारे बीच में होगी, क्योंकि हमारे बीच में कोई ऐसा हिडन एजेंडा नहीं है जिसके प्रचार के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। केवल एक साहित्य के दो यात्री हैं, दो यायावर चेतनाएं हैं, दोनों ने अपने अपने ढंग से इस साहित्य की यात्रा को जिया है। तो कुछ बातचीतें ऐसी हों जो हमारे दर्शकों तक पहुंचे, हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि डॉक्टर कीर्ति काले जी, वैसे तो मैं पूछ सकता हूँ कि आपका जन्म कहाँ हुआ, लेकिन शायद मुझे ये प्रश्न उतना बेईमानी लगेगा। मैं ये कहता हूँ कि इनका जन्म जहाँ हुआ वो दुनिया का एक बहुत ऐतिहासिक नगर है। मुझे ध्यान है कि एक बार मैंने अमजद अली खान साहब का इंटरव्यू लिया था। पद्म भूषण अमजद अली खान ग्वालियर घराने के सरोद वादक हैं। तो उनसे जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उनसे मैंने उनसे पूछा कि आपने दुनिया के तमाम जगह शो किए हैं, तो आपको सबसे बेहतरीन देश, बेहतरीन शहर कौन सा लगा? तो उन्होंने कहा, इंशाल्लाह मुझे सबसे अच्छा शहर ग्वालियर लगा। मैं पूछा, ग्वालियर क्यों लगा? बोले, वहां हम पैदा हुए। जो जगह हम पैदा होते हैं दुनिया में, उससे अच्छी तो कोई जगह होती नहीं है। तो दोस्तों, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, है ना, स्वर्ग के समान होती है वो जन्मभूमि। तो मुझे बहुत ये कहते हुए गर्व है कि उस नगरी से जहाँ तानसेन पैदा हुए, जहाँ बैजू बावरा पैदा हुए, जहाँ महाकवि बिहारी पैदा हुए, उस भूमि से, उस तेजस्वी तपस्वी भूमि से हमारी डॉक्टर कीर्ति काले का संबंध है। उनके डीएनए में संगीत भी है और उनके डीएनए में साहित्य भी है, क्योंकि वह तानसेन भी है और वह महाकवि बिहारी भी है। और दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं कि कीर्ति का अर्थ क्या है, इसको आप समझ लेंगे तो कीर्ति काले से बातचीत करने में आपको बड़ा आनंद आएगा। कीर्ति को राजशेखर ने, जो कि संस्कृत के महाकवि हैं, उन्होंने कहा है किसी भी रचनाकार का जो आंतरिक सौंदर्य होता है उसे कीर्ति कहते हैं। कि केवल वो खूबसूरती जो बाहर से दिखाई दे रही है वो नहीं, आंतरिक सौंदर्य उसके सृजन का, जो उसके व्यक्तित्व का आंतरिक सौंदर्य है, उसे कीर्ति कहते हैं। और इनका नाम है कीर्ति काले। काले संस्कृत में केसर को कहते हैं। तो जिनकी कीर्ति केसर की तरह दिग दिगंत तक फैलती हो, ऐसी डॉक्टर कीर्ति काले ग्वालियर से हमारे बीच हैं। इत्तेफाक से मैं भी ग्वालियर से हूँ, इसलिए उनका बहुत बहुत भावुक स्वागत करता हूँ और अब अपनी बातचीत की शुरुआत करता हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे है कि आप, जैसे आपका सरनेम है काले, यह है कि ये मराठी वो है, तो मराठी भाषी होने के बावजूद आप हिंदी कविता की ओर जुड़ी, और यह कहें कि कविता या साहित्य की ओर जुड़ी, तो क्या आपके परिवार का कोई ऐसा बैकग्राउंड था कि आपके परिवार में कोई कवि रहा हो, कोई साहित्यकार रहा हो, या ये सब एक अचानक आकस्मिक घटना? नीरव जी, सबसे पहले तो मेरे नाम की इतनी सुंदर व्याख्या करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपने जिस तरह से कीर्ति और काले की व्याख्या की, मुझे ये नई जानकारी मिली कि कीर्ति का एक जो अर्थ आपने बताया वो भी होता है और काले का अर्थ केसर भी होता है। तो अब जब कोई भी मेरे नाम से मुझे पुकारेगा और जानना चाहेगा तो मैं ये वाला अर्थ अवश्य बताऊंगी कि केसर और आंतरिक सौंदर्य, कीर्ति और काले का ये अर्थ होता है। आपने ये पूछा कि मराठी भाषी होते हुए भी मैं कविता की तरफ से कैसे मुड़ी। तो मराठी अभी भी हमारी मातृभाषा तो मराठी है, लेकिन ग्वालियर में हिंदी बहुत प्रचलित है और वहाँ की भाषा ही हिंदी है। लेकिन वहाँ बहुत सारे मराठी परिवार रहते हैं और हम लोग भी मराठी घराने से ही हैं। घर में हम लोग अभी भी मराठी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे परिवार में नीरव जी कोई भी कवि नहीं था। ये कहाँ से वायरस मुझ में आया, कविता का वायरस या साहित्य का वायरस, ये खोज का विषय है। लेकिन हमारे परिवार में बड़ा आध्यात्मिक वातावरण हमेशा रहा है, तो भजन कीर्तन बहुत होते रहे हैं। तो उन भजन कीर्तनों के माध्यम से ही
मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कविता के जीवाणु प्रवेश किए होंगे। और हिंदी और मराठी हम लोग घर में बोलते हैं, लेकिन बाहर शिक्षा का माध्यम तो हिंदी ही था। हिंदी कविताएं जो बाल भारती में मैंने पढ़ी थी, वो बहुत जल्दी मुझे याद हो जाती थी, और ऐसा लगता था कि वो बिल्कुल जो भी लिखा गया है मेरे लिए ही लिखा गया है। कि उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ पानी लाई मुंह मुंह धो को लो, धो धो बीती रात बीत कमल दर कमल सा फूले, फूले उनके ऊपर भंवरे उनके ऊपर झूले। भंवरे जी हाँ, झूले। उनके हाँ, ऊपर बहुत अच्छा। हाँ, उनके ऊपर भंवरे झूले। चिड़िया चहक उठी चहक पेड़ों पर, उठी बहने पेड़ों पर लगी हवा अति सुंदर, लगी हवा नभ अति में सुंदर। न्यारी लाली छाई। जी, तो ये पूरी पूरी ये सारी बाल भारती की सारी कविताएं जो कक्षा 1 में पढ़ी, 2 में पढ़ी, 3 में पढ़ी, वो मुझे बहुत जल्दी याद हो जाती थी, और ऐसा लगता था कि किसी कवि ने मेरे लिए ही लिखी हैं। मैं इन्हें गुनगुनाती रहती थी और इसके ऊपर अभिनय भी करती रहती थी। तो इस तरह से कविता मेरे अंदर प्रविष्ट हुई। और एक और प्रसंग मैं बताती हूँ कि लिखना कैसे प्रारंभ हुआ। जो मैं 7वीं कक्षा में थी, तो 8वीं कक्षा वालों को जो स्कूल छोड़कर जा रहे थे, उनके लिए एक आयोजन हुआ करता था, और उसके लिए टाइटल्स लिखने होते थे। तो वो टाइटल लिखते लिखते मैंने कुछ पंक्तियां जोड़ी थी, और सबसे पहली मेरी पंक्तियों को लिखने का यही एक उपक्रम था। जिस तरह मैंने अपने अध्यापकों के लिए लिखा, हमारे स्कूल से 8वीं पास करके दूसरे स्कूल में जाने वाले बच्चों के लिए लिखा। तो मेरी लेखनी से जो भी कुछ लिखा गया, सबसे पहले उसे कविता तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी जो भी कुछ जोड़ तोड़ मैंने शब्दों की वही सबसे पहले की। बहुत और उसके बाद बहुत एक संचयिका पर लिखवाया गया था। मेरे जो टीचर थी, उन्होंने भेजा था मुझे कविता प्रतियोगिता में। संचयिका एक बच्चों की बैंक चला करती थी, उस पर लिखकर बोलने के लिए कहा था। मैंने उस पर लिखा, एक कविता लिखी 2 घंटे बैठकर, और उसमें मुझे प्रथम पुरस्कार मिल गया। तो देखिए, अध्यापकों का कितना बड़ा रोल होता है, उन्होंने मुझे निश्चित रूप से। कवित्री बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अध्यापक तो वो जौहरी होता है जिसको हीरे की परख होती है। और उसने मैं उनके चयन चातुर्य को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने आपको चुना और देखा कि आप कवित्री हैं। उन अध्यापकों की दिव्य चेतना को भी प्रणाम करता हूँ। बातचीत चली तो आपने कहा कि मैंने 7वीं, छठी 7वीं क्लास में कविता लिखी थी। तो अगर आप अपने मेमोरी ट्रैक में जाएं पीछे और कोशिश करें कि आप फिर एक 7वीं साल की वो बच्ची हैं और कविता लिख रही हैं, तो क्या आपके अवचेतन में कुछ पंक्तियां उस कविता की हैं याद आपको? अब ऐसे तो कुछ याद नहीं है, लेकिन वो कुछ था, वो पंक्तियां मुझे याद नहीं है। हर बच्चे के लिए लिखा था मैंने कुछ कुछ, जो जाने चलिए वाले कोई थे बात उनके लिए। नहीं, कोई बात नहीं है। तो कभी कभार लोगों को याद रह जाती है, इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि जो वो प्रारंभिक पहला संचयिका पहला। नहीं, संचयिका पर मैंने लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां याद हैं जो मैंने 9वीं जी कक्षा जी में लिखी थी। जी जी, वो कि सुनाए अच्छा लगेगा। पापा ने जो दिए, वो था कि पापा ने जो दिए कभी राखी पर जो मिले कभी, संचयिका में जमा किए अपने पैसे मैंने सभी। इस तरह की कुछ वो कविता थी, बच्चों की बैंक पर लिखी हुई। नहीं, उस समय जब आप स्वयं ही एक बच्ची थी, तो ये एक अपेक्षा करना कि आप एक बहुत प्रौढ़ कविता लिखेंगी, वो भी बेईमानी होगा। तो निश्चित रूप से उस उम्र के पैमाने से देखा जाए तो आपने बहुत अच्छी कविता लिखी। अब एक प्रश्न ये उठता है कि आपके घर में कोई साहित्यकार नहीं था, आप मराठी भाषी थी, और साहित्य में तो बहुत सारी विधाएं हैं, गद्य भी है, पद्य भी है, पद्य। तो आप कविता की और आपका रुझान कैसे? और कविता में भी नीरज जो गीत पक्ष है, गीत पक्ष से आप ज्यादा जुड़ी, तो इसका क्या कारण रहा? नीरव जी, आपको मैं बताऊं, आपने पहले ही बताया कि ग्वालियर संगीत का घराना रहा है, बहुत जी बड़ा, जी जी। बहुत प्रसिद्ध घराना रहा है। तो संगीत, गाना गाने का बड़ा शौक मुझे पहले से ही था। तो गाना गाते 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 गुनगुनाते गुनगुनाते ही कुछ न कुछ शब्दों की जोड़ तोड़ मैं करने लगी। और मुझे लगा कि शायद मेरी अभिव्यक्ति का माध्यम, मेरी भावनाओं की अभिव्यक्ति मैं अपने गीत में अधिक कर सकती हूँ। और चूंकि गद्य को बैठकर लिखना होता है, और गीत मैंने या कविता मैंने कभी भी बैठकर नहीं लिखी। गुनगुनाते हुए, इधर उधर घूमते हुए मेरे मस्तिष्क में पूरी कविता, पूरा गीत हो जाता है, और उसके बाद मैं उसे अपनी डायरी में उतार लेती हूँ। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि मैं गीत को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम धीरे धीरे बनता चला गया।
और वही मेरी सबसे बहुत अच्छी अच्छे। सहेली बन गई। नीरव जी, एक बात बताऊं आपको और अपने श्रोताओं जी। को भी कि कविता मेरी सबसे अच्छी सहेली बन गई, क्योंकि उन दिनों में जो भी लड़की 15-16 साल की होती है, उसे देखकर समाज की बहुत सारी विसंगतियां देखकर बहुत क्रोध आता है। वो चाहती है कि पूरा समाज बदल जाए, और वो ऐसा क्या कर दे जिससे पूरा समाज बदल जाए, लेकिन वो क्रोध अपना दिखा नहीं पाती। मैं भी नहीं दिखा पाती थी, तो मैंने चुपचाप अपनी कविताओं में वो बातें कह देती थी, या उस जी। समय के मन के सुकोमल भाव जो मन में आते थे वो मैं अपनी कविताओं में कह देती थी। न तो मेरे चेहरे से कुछ प्रकट होता था, न मेरे व्यवहार से कुछ प्रकट होता था, लेकिन मेरी कविता बहुत अच्छी सखी सहेली बन गई थी, जिसके माध्यम से, जिसके कान में मैं हल्के से कोई बात कह देती थी और वो मेरी बात सुन लेती थी। तो ऐसा नाता क्या बात मेरा है। गीतों के साथ बना, कविता के बहुत साथ। बहुत बहुत सुंदर ढंग से आपने कविता का मानवीकरण किया और ये बताया कि कविता हर क्षण हर पल आपकी चेतना के साथ यात्रा करती थी और आपके अकेलेपन की साझीदार थी। और तो जब ये तन्हाइयों से बातचीत करने की जो संवाद रहा, उसका जो अनहद नाद है, वही आपका गीत है, वही आपकी कविता है। और मैं समझता हूँ कि हर ओरिजिनल कवि या कवित्री जो भी हो, वो कविता लिखता नहीं है। कविता तो उसके ऊपर अवतरित होती है, कविता स्वयं छांट जी। लेती है कि कौन पात्र है जिससे मैं ये कविता लिख पाता हूँ। सरस्वती खुद चयन करती है कि मैं किस पर अवतरित हूँ और ये गीत या ये कविता इसके माध्यम से लिखी जाए। तो निश्चित रूप से आपने जैसा कहा कि मुझे बैठ कर तो गद्य लिखा जाता है, लेकिन चलते फिरते ये कहीं ऊपर से जो डिवाइन सिग्नल्स आती हैं, जो वाइब्रेशंस आती हैं, वही गीत और कविता होती हैं। क्योंकि सिर्फ शब्दों की दौड़ धूप कविता नहीं होती, काफिया पैमाइश भी कविता नहीं होती। कविता तो भीतर का अंतर्नाद का संगीत होता है, जिसमें आदमी जी। खुद भी घूमता है और दूसरे को भी जमाता है। तो आपने एक बात और कही कि जब लड़की बड़ी होती है, ये होती है, तो समाज की तमाम सारी वर्जनाएं और विसंगतियां, विकृतियां, विद्रूपताएं उसके चेतना को आहत करती है। तो मैं ये भी जानता हूँ कि ग्वालियर की जो भूमि है, वहाँ व्यक्ति कभी व्यथित नहीं होता, हार मानने वाला नहीं होता, क्योंकि चंबल का पानी है। तभी तो गीत लिखते-लिखते डॉक्टर कीर्ति काले कह देती हैं कि सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, या सिंहों का देश कभी चूहों से भी हारा है। तो ये एक मुद्रा आपकी है जहाँ आप एक गंभीर रस की बात करती हैं। और मुझे ध्यान है कि शायद लाल किले का कवि सम्मेलन था या कहीं का बड़ा विराट कवि सम्मेलन था, मैं भी उसमें था। जब आपने ये कविता पढ़ी थी, तो श्रोता झूम गए थे और उन्होंने आपके साथ साथ तालियों के साथ इस कविता को सुना नहीं था, इस कविता को जिया था। तो मैं चाहता हूँ कि एक धमाकेदार शुरुआत संवाद की आपकी इस कविता से हो जाए, इस गीत से हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं। तो बिल्कुल मैं सुनाती हूँ। देखिए, हर रस कोई कोई अपने ऊपर ठप्पा लगा लेता है ना कि ये श्रृंगार रस की है। क्या मैं श्रृंगार रस का कवि हूँ, या मैं वीर रस का कवि हूँ, या मैं हास्य रस का कवि हूँ? ये ठप्पा लगाना मुझे ठीक नहीं लगता। कवि तो कवि है, जैसी परिस्थिति आएगी, जैसे भाव मन में उठेंगे, वैसे वो कविता लिखेगा। तो मैंने भी इसी तरह से लिखा, जब मन में जैसे भाव उत्पन्न हुए, वैसी मेरे मन से कविता प्रस्फुटित हुई, और उसके बाद मैंने उसे अपनी डायरी में उतारा। तो आप जो धमाकेदार कह रहे हैं, वो मैं आपको सुनाती हूँ, सुनिएगा। शुक्र जी, इरशाद। किसी सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, सीमा पर दुश्मन की गोली ने ललकारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है। और भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भस्म हो गया था 65 में पाक युद्ध की होली में, भीख समझ कर डाल दिया लाहौर कराची झोली में। अब के युद्ध हुआ तो ना फिर ताशकंद दोहराएंगे, पूरे पाकिस्तान पे अब के 3 रंग लहराएंगे। धधक धधक धधकेगा, धधक धधक धधकेगा, अग्नि का अंगारा है, क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है, क्या सिंहों का
देश कभी चूहों से हारा है। और शांति दूत हैं हम, दुश्मन पर वार न पहले करते हैं। इसका अर्थ लगा मत लेना, हम लड़ने से डरते हैं। फिर भोले भाले शंकर को प्रलयंकर होना होगा। नेत्र तीसरा खोल के बम 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 हर हर होना होगा। थर 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 कांपेगा, थर 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 कांपेगा अब के चांद सितारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और जो सैनिक सीमा पर तैनात होते हैं वे भी रिश्ते में हमारे कुछ लगते हैं। किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के चाचा हैं, किसी के मामा हैं। तो मैंने आंसुओं से भीगी हुई पंक्तियां लिखी हैं, आप लोग करुणा के साथ सुन लीजिएगा। कि सीमा की रक्षा करते जब चलती सीमा पर गोली, किसी बहन की राखी होंगे, किसी सुहागिन की रोली। बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया, बाबा का आशीष और मैया के आंचल की छैया। पापा चाचा मामा ताऊ और किसी के हैं भैया, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है, तुम पर नाज हमें है। सारा देश तुम्हारा है। क्या सिंहों का देश कभी चूहों से हारा है? और गीत का अंतिम बंद कि अब के आर पार होगा ना कोई भी माफी होगी। सिंह गर्जना ही चूहों के मरने को काफी होगी। और युद्ध करेंगे और नफरत की खाई को भी पाटेंगे। कुटिल इरादों वाले अब के सिर्फ धूल ही चाटेंगे। घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा, घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। घर घर गूंजेगा भारत का जय जयकारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। हमको अपनी जान से प्यारा देश हमारा है। जय भारत, जय हिंदुस्तान, वंदे मातरम। वाह 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 वाह। देखिए कितनी राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हमने कविता डॉक्टर कीर्ति काले से सुनी। इनके श्रृंगार का एक अलग पक्ष है, इनका भक्ति का एक अलग पक्ष है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक बड़े अच्छे भजन गायक कुलकर्णी जी से एक वो रचना सुनी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो बाद में उन्होंने अनाउंस किया कि ये रचना डॉक्टर कीर्ति काले की है। तो आज कविता ने अपना स्थान वहां बना लिया जहां प्रवचन होते हैं, जहां लोगों के बीच धर्म कर्म की बात होती है। तो ये निश्चित रूप से कविता की सारस्वत सामर्थ्य को रेखांकित करती है। और डॉक्टर कीर्ति काले को इसके लिए बधाई भी देता हूं कि उन्होंने ऐसी रचना लिखी जो, और हमारा तो अपना मानना ही है कि वो साहित्य जो उसमें धर्म की सुगंध न हो वो साहित्य नहीं है। साहित्य वही है जिसमें कहीं आध्यात्म हो, जिसमें कहीं परमात्मा की स्मृतियां प्रभावित हों, वही आध्यात्म है। और इसी कारण हमने अपने 3-4 राष्ट्रीय अधिवेशन किए जिसमें शंकराचार्यों से उसका उद्घाटन करवाया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जो ये रचना सुनी। तो चलिए, मैं इन्होंने इतनी ओजपूर्ण रचना सुनाई कि सुनने के बाद एक बहुत बड़ी श्रोताओं का समुदाय लगातार अपनी करतल ध्वनि दे रहा है। तो मैं उनके नाम भी बता देता हूँ। शालिनी वर्मा अबू धाबी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विनोद भ्रंग जी सहारनपुर से जुड़े हुए हैं। माधव प्रोफेसर मधु मुकुल चतुर्वेदी जी, डॉक्टर मधु मुकुल चतुर्वेदी सवाई माधोपुर से हमारे साथ हैं। राजपाल यादव जी बहुत अच्छे गजलकार गुरुग्राम से जुड़े हैं। ब्रह्मदेव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तेवरी के बहुत अच्छे कवि। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी लाल जुड़ी हुई हैं। कोलकाता से सुरेश चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मेंद्र सिंह धर्म मैनपुरी से जुड़े हुए हैं। अरुण पासवान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंजाबी के बहुत अच्छे साहित्यकार जम्मू कश्मीर से भूपेंद्र सिंह रैना हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूनम जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अमेरिका से अन्नदा पाटनी जी हमारे साथ जुड़ी हैं और इस आयोजन को सुन रही हैं। उनका स्वागत करता हूं।
क्योंकि वहाँ इस वक्त रात के 3 या 4 बज रहे होंगे, लेकिन इस कवि सम्मेलन को सुन रही हैं, तो निश्चित रूप से ये एक वैचारिक अनुष्ठान में उनकी बहुत बड़ी भागीदारी है। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। तृप्ति मिश्रा इंदौर से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सत जोशी जी मराठी के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनगर से राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता बहुत अच्छे कवि नीरज नैथानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री प्रेम बिहारी मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छी गायिका नूपुर रंजन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गजलकार रुड़की के बहुत बेहतरीन पंकज गर्ग साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास यश कीर्ति हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रीति पाठक, सुलेखा मिश्रा जी और हिंदी उर्दू के समान रूप से लोकप्रिय शायर कवि जनाब आदिल रशीद साहब हमारे साथ इस कवि सम्मेलन में तशरीफ फरमा है। विकास सोलंकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोलोन जर्मनी से मैक्स मूलर की भूमि से डॉक्टर शिप्रा शिल्पी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। मनोज सिंघल धौलपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। दिनेश जवी जी हमारे साथ जुड़े हैं। उदयपुर से बहुत अच्छी कवित्री प्रेमिला शरद व्यास हमारे साथ जुड़ी हैं। दर्शन बेजार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विज्ञान के बहुत अच्छे कवि भाई यशपाल सिंह यश हमारे साथ जुड़े हैं। ग्वालियर से कीर्ति काले जी आपको सुन रही हैं। डॉक्टर मधुलिका सिंह भदौरिया बहुत अच्छी कवित्री हैं। और रूस मास्को से बेहद अच्छी कवित्री और बहुत सूफियाना कलाम कहने वाली कवित्री श्वेता सिंह उमा आपको सुन रही हैं। केपी चौहान साहब आपको सुन रहे हैं। बहुत अच्छे कवि हरिदत्त गौतम जी आपको सुन रहे हैं। आबू धाबी से, कतर से, दोहा से बहुत अच्छी कवित्री वंदना राज आपको सुन रही हैं। पटना से ऋषि सिन्हा आपको सुन रहे हैं। अर्चना जोशी, अपर्णा जोशी इंदौर से आपको सुन रही हैं। और डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष बहुत अच्छी समीक्षक जो रोज हमारे इसकी समीक्षा करते हैं जो भी पटल पर आता है, वे हमें सुन रहे हैं। और साथ में डॉक्टर प्रेमलता नीलम दमोह से बुंदेलखंड की बहुत अच्छी कवित्री हैं, मैं वो भी आपको सुन रही हैं। तो ये सब मैंने इसलिए बताया ताकि आपको ये न लगे कि आप पटल पर हैं और कोई आपको नहीं सुन रहा। तो इन सारे लोगों की उपस्थिति को आप अनुभूति करिए। और चलिए फिर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। बीच बीच में जो नीरज जी एक बात मैं कहूँ कि इतने सारे लोग इस अखिल भारतीय सर्वभाषा समिति के इस पटल पर जुड़े हुए हैं। कई सारे लोग मेरे पुराने परिचित हैं, जैसे दमोह से प्रेमलता नीलम जी। कई सालों बाद इनका नाम यहाँ देख रही हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इनके साथ मैंने कई कवि सम्मेलन किए हैं। ये रोज आती है, प्रतिदिन हमारे इस वैचारिक अनुष्ठान में वो शामिल होती हैं। और ये लीजिए हमारे पंजाबी की एक बहुत बढ़िया साहित्यकार और शहीद आदम भगत सिंह की माँ का रोल जो करने वाली ऐतिहासिक वीना विज जी हमारे साथ हैं, जो उपन्यासकार है, कवित्री हैं, हिंदी और पंजाबी का जालंधर टीवी की एक बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बीच है। मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ। तो लोग जुड़ते जा रहे हैं। सभी को नमस्कार और सबका स्वागत। इतने सारे लोग देश विदेश से यहाँ पर हैं और ये सभी हमारे प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी का प्रभाव है कि वो इतने सारे लोगों को जोड़कर रखते हैं। पूरे ब्रह्मांड को जोड़ा हुआ है इन्होंने। और एक बहुत बड़े बॉलीवुड के संगीतकार, म्यूजिक कंपोजर, जिन्होंने अभी संजय दत्त की 2-3 फिल्मों में और बड़े बजट की फिल्मों में म्यूजिक कंपोज किया है, सुधाकर स्नेह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो वहां से डॉक्टर कीर्ति काले को हेलो कर रहे हैं। तो दोस्तों ये क्रम आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि ये एक वैचारिक अनुष्ठान है। इसमें तरह तरह हाँ देखिए एक बहुत अच्छे नवगीतकार, चूंकि कीर्ति काले जी नवगीत से जुड़ी हुई हैं, बेंगलुरु से बहुत अच्छे नवगीतकार ज्ञानचंद मरमक जी आपको सुन रहे हैं। आपको लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी सुन रहे हैं। तो इन सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और चलिए फिर अब आपसे अनूतन यादव जी नमस्कार। बिल्कुल नमस्कार। अब मैं एक प्रश्न आपसे पुनः पूछता हूँ, आगे बढ़ते हैं। वैसे नीरव जी आपने तो मुझसे इतने सारे प्रश्न पूछ लिए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ जानकारी प्राप्त करूं। आपने कहा कि आप ग्वालियर के हैं, तो ग्वालियर आपने क्यों छोड़ा? किस विचार से आपने ग्वालियर छोड़कर आप दिल्ली आए?
और फिर बाद में दिल्ली में ही बस गए पूरी तरह से, जबकि ग्वालियर इतनी समृद्ध परंपरा का एक शहर है, तो दिल्ली कैसे आना हुआ आपका? मेरे मन में बहुत दिनों से ये जिज्ञासा थी, इसलिए मैं आज आपके पटल का सहारा लेते हुए ये पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं इसका जनाब माहिर निजामी साहब हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े शायर, मैं उनको आदब अर्ज करता हूँ। आपका प्रश्न यह है कि आपने ग्वालियर क्यों छोड़ा और यहाँ कैसे आए। रामवरण ओझा जी ग्वालियर से जुड़े हैं, नमस्कार। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर कुछ यूं दूंगा कि मेरा थोड़ा सा ज्योतिष से भी संबंध है। ग्वालियर जो है शनि प्रधान शहर है। इसके पीछे का मतलब एक छोटी सी कथा है, सिर्फ एक आधे मिनट में, कि जब अ, लंका दहन के लिए हनुमान जी जाते हैं और अपनी पूंछ से आग लगाते हैं, तो वो सोना तो आग में और चमकने लगता है, कुंदन हो जाता है। बड़े परेशान, पूंछ को हिला नहीं कर रहे हैं। तो एक उल्टी लटके हुए 9 ग्रह थे, उसमें एक ग्रह हंसता है, अट्टहास करता है। हनुमान जी ने कहा, मैं परेशान हूँ, तुम हंस रहे हो, बताओ। तो बोले, मैं शनि हूँ, मेरे को आप ठीक से बैठा दो, मैं अपनी वक्र दृष्टि से इसको भस्म कर। हनुमान जी ने शनि को मुक्त किया, उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि से लंका का दहन कर दिया, खत्म कर दिया, भस्म कर दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा, ऐसा करो कि मुझे इससे मुक्त कराओ। तो हनुमान जी ने पूरी फोर्स के साथ शनि को फेंका, उनका प्रक्षेपण किया। तो जब वो आते हैं और खड़े होते हैं, तो उनका एक पैर शिंगनापुर में है, शिरडी के पास शिंगनापुर है, जो कि शनि शनि प्रधान शहर सिंगापुर। है। हाँ, शनि सिंह। और दूसरा पैर जो उनका है, वो ग्वालियर के पास एक जगह है शनिचरा। वो शनि खड़े हुए हैं, उनके 2 पैर है, एक पैर ग्वालियर के शनिचरा में है और दूसरा शिंगनापुर शिरडी में है। तो शनि की खासियत है कि वो गति को शनै ही कर देता है, धीमा कर देता है। तो जितने भी ग्वालियर से निकले हुए लोग हैं, चाहे वो मुक्तिबोध हों, चाहे वीरेंद्र मिश्र हों, या राम कुमार भ्रमर हों, या डॉक्टर कीर्ति काले, इन्होंने फिर उस जगह को छोड़ दिया, तो फिर विकास हुआ। क्योंकि ग्वालियर में रहने पर गति जो है वो थोड़ी धीमी होती है, क्योंकि शनि है। तो ये, और दूसरी बात ये है कि जो ग्वालियर से बाहर का आदमी आएगा, उसे ग्वालियर में बड़ा यश मिलेगा। जितने भी लोगों के नाम लिए जाते हैं कि ये ग्वालियर के श्रेष्ठ कवि हैं, उनमें एक की भी जन्मभूमि ग्वालियर में, चाहे वो मुकुट बिहारी सरोज हों, चाहे वो आनंद मिश्र हों, या प्रदीप चौबे हों, ये सारे लोग वो लोग हैं जिनका जन्म स्थान ग्वालियर में रहा। तो जिसकी जन्मस्थली ग्वालियर है, उसे ग्वालियर छोड़ देना चाहिए, तो वो उसका विकास होता है। तो मैं तो ये सोच ही रहा था, तो इत्तेफाक बना कि मुझे कादम्बनी से आमंत्रण मिला, तो शायद शनि महाराज की भी कृपा होगी, इसको अपने बंधन से मुक्त करो, वरना कोलू की तरह घूमता तो रहेगा, लेकिन यात्रा नहीं होगी। यात्रा तो वो भी है जो सर्कुलर यात्रा होती है, वो घूमते रहते हैं। हमारे बहुत एक से एक प्रतिष्ठित और मेधावी साहित्यकार हैं ग्वालियर में, जो सिर्फ अपने वर्तुल गति में ही रह गए, वो ट्रांसफर जर्नी नहीं कर पाए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरे को शायद यह एक अच्छा आपने सौभाग्य मिला बिल्कुल, कि मैं दिल्ली आ गया। आपने ये बहुत और बिल्कुल बहुत सही बात बताई नीरव जी। अब मेरे आंखों के सामने चित्र बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है ग्वालियर के साहित्यकारों का, कि जो आपने कहा कि एक घूमते रहते हैं, कि बिल्कुल एक ही परिधि में घूमते रहते हैं, तो इसी तरह के बहुत सारे हैं जो कई और कितने बहुत अधिक प्रतिभाशाली हैं, बहुत कितने प्रतिभाशाली कवि हैं, लेकिन वो उससे आगे नहीं निकल पाते हैं। तो नहीं ये निकल, सब वो शनि की बीज शनै शनै है। तो मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को ज्योतिष का मतलब विद्यार्थी हूं मैं, तो मुझे शायद ये लगा कि ईश्वर चाहता था कि मैं, लेकिन मेरे नाभि तो वही है, नाभि केंद्र तो मेरा ग्वालियर। मैं जब भी ग्वालियर जाता हूँ, किसी भी कवि सम्मेलन, ट्रेन अगर मेरी ग्वालियर से निकल रही होगी, कीर्ति काली जी, तो आप चूंकि एक महिला हैं और जितने उसमें सुन रही महिलाएं हैं, उनको ऐसे मायके जाने का होता है, फिर मन में एक बड़ी गुदगुदी सी होती है कि मायके जा रहे हैं, अपने मायके जा रहे हैं। विश्व के किसी भी देश में भेज दो, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, हॉलैंड, लेकिन जो आमंत्रण का सुख उसे मायके जाने में मिलता है, वो कहीं नहीं मिलता। तो हम ट्रेन से भी जा रहे हैं और मालूम पड़ा मुरैना पार हो गया, बामोर पार हो गया, ग्वालियर किला दिखने लगा। तो उसके बाद ऐसा लगने लगता है कि सड़कें जो है मेरी माँ की गोद हो गई हैं, जो मुझे बुला रही हैं, जो पेड़ हैं वो बाहें फैलाए मुझे कह रहे हैं, आजा बेटा, आजा आजा। तो ऐसा एक मातृत्व का एक परिवेश मेरे चारों ओर होने लगता है, और वात्सल्य की मांगलिक ऊर्जाएं चारों ओर नृत्य करने लगती हैं। तो मुझे ग्वालियर बहुत अच्छा लगता है।
और मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मैं ग्वालियर का हूं। लेकिन मैंने ये भी बताया कि जो ग्वालियर में रह जाते हैं, वो रॉकेट का केवल वही सेगमेंट है जो जब तक टूटता नहीं है तब तक आप अंतरिक्ष में नहीं जा सकते, आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में ही रह जाए। तो ग्वालियर का गुरुत्वाकर्षण फिर आपके रॉकेट को दीपावली का रॉकेट बना देता है, लेकिन उसे छोड़ देंगे तो आपके लिए संभावनाओं के अनंत द्वार खुले होते हैं। शायद इसलिए मैंने ये निर्णय लिया, और मैंने क्या लिया, प्रभु ने ऐसे संयोग बनाया। शायद मैं अपनी बात कह पाया हूँ डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा संयोग बनाया प्रभु ने, और उसके बाद ही आपकी चमक एकदम इतनी फैली, पूरे विश्व भर में इतनी चमक फैली आपकी दिल्ली आने के बाद। और कादम्बिनी में आपने काम किया, वहाँ उप संपादक भी रहे, और कई सारी पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई जो मैंने भी पढ़ी हैं। और मैं आपके व्यंग लेख जो आपके छपते हैं उनसे मैं बड़ी प्रभावित होती हूँ। जो लेखन की जो वक्रता है ना आपके व्यंग लेखों में, वो ग्वालियर की मिट्टी की खुशबू जरूर देती है। ये आपकी बात सही है, और ये आपको शायद मैं पता नहीं आपको जानकारी में है या नहीं। मैं जब स्टूडेंट था, होता क्या है, नए रचनाकार को छपने हमारे समय में 3-4 पत्रिकाएं, वो स्वर्ण युग था पत्रकारिता का, जो जिस काल में हम थे। धर्मयुग था, साप्ताहिक हिंदुस्तान था, दिनमान था, सारिका थी, नंदन थे, कादम्बरी, मतलब एक बहुत बड़ा नवनीत थी, उसमें लोग छपते। तो रचनाएं भेजते थे नए लोग, तो खेद के साथ आ जाती थी वापस। एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड संपादक का वो खेद के आता साथ। कि हाँ, आपकी रचना बड़ी स्तरीय है, आपको बधाई, लेकिन हमें खेद है कि हम इसका उपयोग नहीं कर पाए, और करके वो वापस कर देते। तो मैं बड़ा डरता था, क्योंकि मैं कोई भी युद्ध हारने के लिए नहीं लगता। मैंने कभी कोई रचना किसी संपादक के पास भेजी नहीं। अब हुआ ये कि मैं बंबई के कवि सम्मेलन में गया, जो रामरिक बनर्जी ने किया था, उसमें इत्तेफाक से धर्मवीर भारती आए। तो मैंने वहां पर कुछ अपनी रचनाएं सुनाई, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा आप अपनी कोई रचना भेजिए। मैंने कहा साहब भेजिए, क्या भेजूंगा, तो तरक्की में चली जाएगी, मैं अभी लिख के आपको पकड़ाई देता हूँ। मैंने उनको एक रचना दी थी। तो आपके व्यंग के उसमें कह रहा हूँ, तो मैं उन भाग्यशाली रचनाकारों में हूँ, जिसकी पहली रचना धर्मयुग में छपी, और जो छपी तो ऊपर हरिशंकर परसाई का कॉलम आता था, और उसके ठीक नीचे माणिक वर्मा, दिनकर सोनवलकर और सुरेश नीरव। तो मैं एक छात्र के लिए मैं एक उसका उठान है, उसको लॉन्च कहाँ से मिला, धर्मयुग से मिला। उसके बाद फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान। तो व्यंग की यात्रा मेरे वहां से शुरू हो गई कि देश की सर्वाधिक बिकने वाली पत्रिका धर्मयुग ने मेरे को पहले छापा, फिर साप्ताहिक हिंदुस्तान ने, फिर कादम्बिनी में, फिर कादम्बिनी में तो मैं आ ही गया। तो शायद व्यंग की जो वक्रोक्ति है, जो व्यंजना है, वो ग्वालियर से है, क्योंकि कहा ही जाता है कि ग्वालियर में लोग डाकू नहीं होते, और डाकू नहीं कहा जाता, बहुत अपमानजनक शब्द है, वहां तो बागी होते हैं, बागी जो बागी विद्रोह होते करता हैं, है, बागी। बागी बागी कहलाते है ना। वो पान सिंह ने तो कहा ही था, चंबल में बागी होते हैं, डाकू तो संसद में होते हैं। ग्वालियर में डाकू नहीं होते, ग्वालियर में बागी होते हैं। वो बागी विद्रोह करते हैं, उनका तेवर होता है, चाहे वो फिर कीर्ति काले हो, चाहे सुरेश नीरव हो, चाहे मुकुट बिहारी सरोज हो, चाहे वीरेंद्र मिश्र हो, उनका एक तेवर है अलग। तो ये ग्वालियर की भूमि तो फिर है ही। चलिए, मैं ज्यादा बात ग्वालियर की कर रहा हूँ। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, बहुत अच्छे कि आपने जो कवि सम्मेलन की शुरुआत की, तो पहला कवि सम्मेलन या ऐसा कोई यादगार कवि सम्मेलन जो संस्मरण बन के आज भी आपकी धमनी और शिराओं में टहलता हो, कोई ऐसा संस्मरण उद्घाटित कीजिए। अभी तो बहुत सारे संस्मरण है नीरव जी। इन दिनों तो मैं कवि सम्मेलन के किस्से लिख रही हूँ, और मेरी जी लगभग एक पुस्तक ही तैयार हो गई है उसकी, कवि सम्मेलन के किस्सों। लगभग जी 30 किस्से मैं लिख चुकी हूँ, और फेसबुक पर मैंने कुछ पोस्ट किए हैं जिन्हें श्रोताओं ने, पाठकों ने बहुत पसंद किया है। तो कवि मैं सम्मेलन भी में पढ़ता हूँ। आना भी मेरा एक तरह से इत्तेफाक ही था। कवि सम्मेलनों जी में आने का मैंने कभी कोई योजना बनाकर कुछ ऐसा काम किया नहीं। कविताएं लिखती थी, कवि गोष्ठियों में जाती थी, जो मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा के की जो गोष्ठियां होती थी दौलतगंज ग्वालियर में, दौलतगंज। और साथ में जी हिंदी, जी हाँ, और हिंदी साहित्य सम्मेलन की मानस भवन में होती थी। तो मैं जी कॉलेज के क्लास अटेंड करने के बाद, कमला राजा कॉलेज में पढ़ी हूँ मैं, KRG कॉलेज। तो वहां से जी जब मेरी क्लासेस फ्री हो जाती थी, उसके बाद मैं वहां गोष्ठी में चली जाती थी।
तो पहले मैं उन गोष्ठियों में जाकर सुनती थी, तो उन लोगों ने बोला कि शैवाल सत्यार्थी जी थे वहाँ, सरोज जी आया करते थे, जगदीश सलील जी आया करते थे, ऐसे बड़े बड़े रचनाकार वहाँ आया करते थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमेशा सुनने आती हैं, आप भी तो सुनाया कीजिए। तो मैंने कहा मैं तो आप लोगों जैसा नहीं लिखती हूँ। तो बोले कोई बात नहीं, आप जैसा लिखती हैं वैसा सुनाइए। फिर मैंने वहां सुनाना प्रारंभ किया और धीरे धीरे उन सब लोगों ने प्रोत्साहित किया और फिर कवि सम्मेलनों के भी बुलावे आने लगे, उन्हीं के माध्यम से आने लगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कवि सम्मेलन में आने का या कविता पढ़ने का, लेकिन जब एक बार बुलावे आने लगे, आमंत्रण आने लगे कवि सम्मेलन के, और मैं कवि सम्मेलन में जाने लगी अपने पिताजी के साथ, तो मैंने सोचा कि जहां आए हैं वहां अपना पूरा 100% देना ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। हम जिस ऑडियंस के सामने है, जिन श्रोताओं के सामने हैं, हमारी कविताएं वैसी हों कि जो साहित्यिक भी हों और साथ में उन्हें भी प्रभावित करे। तो धीरे धीरे फिर इस तरह से कवि सम्मेलनों में आना मेरा प्रारंभ होता चला गया। और जब दिल्ली आई, ग्वालियर के बाद जब मेरा विवाह हो गया, दिल्ली में आ गई फिर, तो दिल्ली में आने के बाद तो सारा मीडिया दिल्ली में था। दूरदर्शन पर गोष्ठियों में मुझे बुलाया गया, कवि सम्मेलन में दूरदर्शन के जो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ करते थे दूरदर्शन पर, होली पर, 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पर, तो वहां भी मुझे बुलाया जाने लगा। आकाशवाणी से तो मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ। कक्षा 4 में थी तब मैंने बालकुंज कार्यक्रम में आकाशवाणी में मैं अपनी प्रस्तुति दी थी। उसके बाद युवाणी में अपनी प्रस्तुतियां कई बार दी। 75 रुपए का वो आता था, 75 रुपए पारिश्रमिक मिलता था उसका, जो वाणी कार्यक्रम में कविता सुनाने जाती थी उसका, लेकिन वो जी बड़ा अच्छा लगता था 75 रुपए का बहुत पारिश्रमिक। और बहुत कवि अच्छा सम्मेलन लगता के है। तो इतने सारे संस्मरण हैं। एक संस्मरण में आपसे जुड़ा हुआ ही सुनाती हूँ नीरव जी, आप मेरे सामने हैं तो। बड़ा अद्भुत बड़ा अद्भुत संस्मरण था कि जिसमें मैंने श्रोता के रूप में मैं कवि सम्मेलन सुनने गई थी। ग्वालियर के मेले का अखिल भारतीय कवि सम्मेलन कुसुमाकर रंगमंच पर आयोजित था और मैं बिल्कुल नवोदित कवयित्री थी। उसके पहले मैंने कवि सम्मेलन पढ़े थे, लेकिन कवि सम्मेलन को सामने श्रोताओं में बैठकर कभी नहीं सुना था। पहली बार मैंने श्रोताओं में बैठकर कवि सम्मेलन सुना, जहां पर हमारे प्रज्ञान पुरुष आदरणीय सुरेश नीरव जी संचालन कर रहे थे और अध्यक्षता कर रहे थे श्री गोपाल दास नीरज जी, और मंच पर थे श्री ओम प्रकाश आदित्य जी, जगदीश सोलंकी जी, प्रकाश प्रलय जी, सुरेश उपाध्याय जी, इस तरह के बड़े बड़े राजेंद्र कवि राजन मंच पर थे। राजेंद्र राजेंद्र राजन राजन राजेंद्र राजेंद्र राजन जी राजन थे इंदिरा जी। इंदु। इंदिरा इंदु जी थी। और उसके बाद मैं आपको किस्सा सुनाती हूँ। देखिए, एक श्रोता की नजर से मैंने उस कवि सम्मेलन को कैसे देखा। नीरज जी तो अध्यक्षता के आसन पर विराजमान हुए। सबसे पहले आमंत्रित किया नीरव जी ने, बहुत अच्छे से बोलते हुए, बहुत अच्छे से पूरा कार्यक्रम जमाते हुए, जिस तरह बोला करते हैं कि परमाणु के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अपनी परिधियों में घूम रहे हैं, जैसे वैज्ञानिक भाषा और शिल्प में नीरव जी संचालन किया करते हैं, उसी तरह से उन्होंने किया। बिल्कुल सबसे अलग हटकर इनका संचालन था। जो भी भाषा शैली थी बिल्कुल अलग। अन्य जो भी संचालक लोग होते हैं उनकी भाषा शैली थोड़ी चुटकुलात्मक होती है, लेकिन इन्होंने एक भी चुटकुला नहीं सुनाया मंच पर, और पूरी तरह से वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग करते हुए संचालन प्रारंभ किया। सारे लोग बिल्कुल कविता सुनने में मस्त हो रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि नीरज जी ने बुदबुदाते हुए अपने मंच से उठे और पीछे चले गए। पीछे जाने के बाद सारे आयोजक, फिर ये सब लोग गड़बड़ा गए एकदम से। जो भी कवि, शायद सुरेश उपाध्याय जी काव्य पाठ कर रहे थे, वो काव्य पाठ नहीं कर पाए। और क्योंकि नीरज जी का नाम बहुत था, अध्यक्षता उनकी थी, और वो बिल्कुल क्रोधित होकर पीछे चले गए। आयोजक लोग उन्हें बुलाकर लेकर आए, मान मनोवल करके बिठाया फिर से उन्होंने अध्यक्ष आसन पर। सुरेश नीरव जी, प्रज्ञान पुरुष सुरेश नीरव जी जो संचालन कर रहे थे, उन्होंने फिर जमाया, अपना माया जाल फैलाया पूरी तरह से। फिर दूसरे कवि को आमंत्रित किया, वो भी फिर नीरज जी उठ के चले गए पीछे। अब श्रोताओं में मैं बैठी थी, मुझे समझ में ही नहीं आया कि अचानक से नीरज जी को हो क्या रहा है, कि बार बार उठकर पीछे क्यों जा रहे हैं, क्या ऐसी कोई क्या बात हो गई है कि जो बार बार उठकर पीछे जा रहे हैं। फिर अचानक से क्या हुआ कि नीरज जी और नीरव जी में, दोनों में द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया वहीं पर मंच पर। और ये सारी बातें मंच पर ही रहती तो ठीक था, लेकिन ये सारी श्रोताओं में सुनाई दे रही थी।
कि नीरव जी जो हमारे साथ में बैठे हैं अभी, उन्होंने माइक से कहा कि मैं किसी भी अनामंत्रित कवि को यहाँ पर काव्य पाठ नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं हस्तिनापुर के सिंहासन से बंधा हुआ हूँ और मुझे ये कहा गया है कि किसी भी अनामंत्रित कवि को यहाँ पर काव्य पाठ नहीं कराना है, केवल जिन कवियों के नाम सूची में है उन्हीं को काव्य पाठ कराना है। और नीरज जी कह रहे हैं किसी अनामंत्रित कवि को काव्य पाठ कराने के लिए, तो मैं तो नहीं कराऊंगा। अगर नीरज जी को स्वयं कराना है तो संचालन का माइक मैं नीरज जी को देता हूँ, वो करा दे। तो इस तरह से ये सारी बातें मंच पर हो रही थी और मैं तो बड़ी सन्न रह गई कि इतने बड़े बड़े कवि, इतने बड़े बड़े रचनाकार, जिन्हें मैं एक अवतार के रूप में देख रही थी, जिन्हें मैंने टीवी पर देखा था, उसके अलावा प्रत्यक्ष रूप से कभी मिली नहीं थी, वो लोग आपस में ऐसे झगड़ रहे हैं। लेकिन उस दिन का जलवा मैं बताऊं, सुरेश नीरव जी, प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी जो आज मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने उस पूरे अफरा तफरी के माहौल को दोबारा से एक कवि सम्मेलन का माहौल बनाया और इंदिरा इंदु जी को काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया। उस दिन इंदिरा इंदु जी का जो काव्य पाठ था, उस काव्य पाठ को मैं कभी नहीं भूल सकती। उन्होंने इतना अच्छा काव्य पाठ किया, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ उस दिन इंदिरा इंदु जी का रहा और पूरा मंच नीरव और नीरज जी के युद्ध के बीच चलते हुए इंदिरा इंदु जी का शानदार काव्य पाठ जो मुझे याद रहा, और इस कवि सम्मेलन को मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरे दिन अखबारों ने छापा भी था, नीरज नीरव संग्राम। संग्राम, हाँ और बिल्कुल। और वो एक ही दिन नहीं छापा था, कई दिन तक, कई सालों तक वो कई दिन छपता रहा था कि छपता पिछले रहा। साल ऐसा हुआ, फिर 2 साल पहले ऐसा हुआ, ये छपता रहा। वो अब आप जानती हैं कि क्यों वो हुआ था। वो जिस अनामंत्रित कवि को बुला रहे थे, मैं उसे नहीं बुलाना चाहता था, क्योंकि कमिश्नर जी ने मुझे कहा था कि ग्वालियर में अकेले ही 100 कवि बैठे हैं, अगर आपने एक को बुला दिया तो उनको बुलाना पड़ेगा। और उनका आग्रह था बुलाए जाए, मैंने उस डिसिप्लिन को नहीं भंग होने दिया और उसकी लोगों ने तारीफ भी की। इसको 2-3 दिन बाद ही फिर हमारे मोतीलाल वोरा जी ने आयोजन किया गवर्नर हाउस में। वहां भी नीरज जी मेरे साथ थे, हम दोनों साथ थे। और तो बाल कवि बैरागी जी ने ताली बजाते हुए कहा, आज फिर होगा नीरज नीरव संग्राम। ओ वोरा जी ने कहा और मैंने कहा अभी क्या है, तो उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी कि ऐसे ऐसे हुआ। तो वोरा जी ने कहा कि नहीं ऐसा यहाँ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और तो वो चर्चा बहुत दिनों तक रही। और तो नीरज जी से तो शायद मेरा जो अंतिम कवि सम्मेलन था, डॉक्टर कीर्ति गाले जी आपके ही संचालन में अलीगढ़ में था, इनकम टैक्स वाला जो था, जिसमें वो मेरे पास बैठे हुए थे सारे कवि। तो नीरज जी से हमारे बहुत पारिवारिक और आंतरिक संबंध रहे। वो एक था, उनका भी एक हट थी और मेरा भी एक हट थी कि नहीं, मैं वो नहीं होने दूंगा जो आप चाह रहे हैं। आप अध्यक्ष हैं, मैं भी संचालक हूँ, लेकिन संयोजक जो प्रशासन है जिसने मुझे बुलाया है, मैं उनके नियमों को मानूंगा। खैर ये एक अच्छा संस्मरण रहा। तो मैं इसमें एक संस्मरण आपको एक और बता देता हूँ। एक और छोटा सा, बहुत अच्छा लगेगा, आप चूंकि ग्वालियर से हैं। तो एक शायद जिंदगी में हिंदुस्तान के कवियों के उसमें एक कवि सम्मेलन का तो इतिहास में है कि काका अतरसी को और बाल कवि बैरागी को और इनको चंबल के उसमें मान सिंह ने बुला लिया था। हाँ, और फिर उसमें कवि सम्मेलन हुआ और फिर कवि तो घबरा रहे थे कि भाई चंबल के भीड़ में चले गए, लेकिन उनको बाकायदा पेमेंट हुआ, ये हुआ। मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ कि जब सरेंडर किया हमारे मोहर सिंह ने, माधो सिंह ने, तमाम, तो मुंगावली में खुली जेल में कवि सम्मेलन हुआ। तो वो शायद हिंदुस्तान का पहला कवि सम्मेलन था जो डाकुओं के बीच में हुआ, सरेंडर किया। उसमें गए तो हमारी दोस्ती जो है हो गई उसमें मोहर सिंह जी से। वो सारे उनके डाकुओं में मतलब सर्वश्रेष्ठ डाकू माने जाते थे और उनका बड़ा जलवा था। और हाँ, और उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी, बड़ा दिव्य भव्य व्यक्तित्व था, लगता था कि वाकई डकैत हो तो ऐसा हो। तो वो कविता के बड़े प्रेमी हो गए। तो वो हमसे एक बार ऐसी बातचीत चलने लगी, तो कविता वो हमसे सुनने लगे, कविता सुन रहे हैं। पर वो एक बार कह लगे कि मैंने भी एक कविता लिखी है। अब ये दौर था क्या कि सबलगढ़ में एक डाकू फिल्म की शूटिंग चल रही थी, बासु भट्टाचार्य उसको डायरेक्ट कर रहे थे। उसमें कबीर बेदी थी, बिंदु थी
और बड़े सुनामधन्य एक्टर्स उसमें थे। तो उसमें मुझे भी रचना बुक करना था, मैं उसकी कवरेज के लिए गया हुआ था, यार ये हटा देखिए, डाकुओं का नाम लेते ही आपका चित्र टेढ़ा हो गया। हाँ, वो क्या है, कोई लगातार फोन कोई कर रहे हैं सज्जन, अब क्या किया जाए, 1 मिनट। मोहर सिंह, माधव सिंह, इनका नाम लेते ही बिल्कुल चित्र ऐसा हो गया आपका। तो उन्हें लगा शायद उन्हें पुनर्जीवित किया जा रहा है, तो उसका प्रभाव तो आना ही है थोड़ा बहुत। एक सेकेंड। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण हैं आपके पास भी। आपने पूरा एक युग जिया है कवि सम्मेलनों का, और कवि सम्मेलनों में तो मैंने आपका संचालन भी देखा है और साथ में आपका काव्य पाठ भी देखा है, बिल्कुल अलग तरह का, सबसे अलग। तो ऐसे ही सुरेश नीरव जी सबसे अलग हैं, सबसे, तभी तो इन्हें प्रज्ञान पुरुष कहा जाता है। इतने सारे लोगों को साथ में जोड़ कर रखना, इतने देश विदेश के इतने सारे लोगों को, जो मेरे सामने दिखाई दे रही है, तृप्ति द्विवेदी मिश्रा जी हैं, सारिका फलोर जी हैं, वंदना राज है, दस्यू कह रही हैं, ये दिनेश दवे जी हैं साथ में, और आनंदा पाटनी जी हैं, मुकुल जी हैं, मधु मुकुल जी हैं, ब्रह्मदेव शर्मा जी हैं, इतने सारे लोग इस पटल पर हमें सुन रहे हैं। कल्पना पांडे जी हैं, लक्ष्मण रामानुज लडीवाल जी हैं, तृप्ति द्विवेदी मिश्रा जी तो हैं ही, और साथ में इतने सारे लोगों के, दमयंती शर्मा जी हैं, सभी लोग नीरव जी को प्रणाम कर रहे हैं और इस पटल की बहुत बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर संदेश मेरे पास आ रहे हैं। हरिदत्त गुप्ता जी हैं, नीरज नैथानी जी हैं, जिनका नाम पहले भी लिया गया था, राजपाल यादव राज जी यहाँ पर हैं, जो सामने मुझे दिखाई दे रहे हैं इस पटल पर। पुष्पलता भट्ट, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी हैं, प्रमीला शरद जी हैं, मधुलिका सिंह जी हैं, और यहाँ पर कोई पूछ भी रहा था मुझे, अनिल अग्निहोत्री जी हैं, राजेंद्र निगम राज जी देख रहे हैं, प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी हैं, साथ में एक मुजुमदार जी हैं, रंजना मुजुमदार जी हैं, ये सारे लोग इस पटल पर हैं। कंचन जी हैं, प्रदीप कुमार चतुर्वेदी जी हैं, नूतन यादव जी हैं, सारे लोग कुछ न कुछ लिख कर भेज रहे हैं। हरिदत्त गौतम जी हैं, सबके नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगी। नीरव जी जब तक अभी अंतर्ध्यान हो गए हैं, लेकिन वो जब तक आते हैं तब तक मुझे लगता है कि मैं अपनी एक कविता आपको सुना दूं। ये संवाद तो चलता ही रहेगा। एक रचना के लिए मुझे कई लोगों ने यहाँ पर, मैं देख रही हूँ, लिख कर भेजा है, तो वो रचना मैं आपको सुना देती हूँ, जो स्वेटर बुनते बुनते मैंने उन्हीं दिनों में लिखी थी जब मैं ग्वालियर में रहा करती थी। अब तो दिल्ली में रहते हुए 25-26 वर्ष मुझे हो गए हैं। स्वेटर बुनते बुनते जो ख्याल, जो विचार, जो भावनाएं मेरे मन में उत्पन्न हुई, उसे मैंने लिखा, और वो नवगीत शैली का गीत है। आप लोग सुनिएगा। शाम से स्वेटर बुनना प्रारंभ होता है और सुबह पूरा हो जाता है। शाम से लेकर सुबह तक का गीत है। जब हम कोई भी वस्त्र किसी के लिए बाजार से खरीद कर लाते हैं, उसको पहनने का सुख अलग होता है, लेकिन कोई भी वस्त्र हम किसी के लिए बुनते हैं या बनाते हैं या सिलते हैं, उसको पहनने का आनंद ही कुछ और होता है। तो सुख और आनंद का अंतर समझते हुए ये गीत सुनिए। स्वेटर बुनने की पूरी रचना प्रक्रिया इसमें आएगी। प्रेम का गीत है, प्रेम से सुनिए। कि उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर, उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर, गुदगुदी करने लगी जब से गुलाबी सर्दियां, गुदगुदी करने लगी जब से गुलाबी सर्दियां, नाचती हैं अनमनी होकर तभी से उंगलियां,
गुनगुने दो नरम बोले ऊन के लेकर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर। उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर। और एक उल्टा एक सीधा और उसके बाद, एक उल्टा एक सीधा और उसके बाद, हर सलाई ने बुनी है एक मीठी याद। एक उल्टा एक सीधा और उसके बाद, हर सलाई ने बुनी है एक मीठी याद। नींद के हाथों सुनहरा झुनझुना देकर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर। और धीरे धीरे घट रहे हैं रात के फंदे, धीरे धीरे घट रहे हैं रात के फंदे। पोरुओं ने छू लिए दिन मान के कंधे, आंख में आकाश के सारे सितारे भर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर। उड़ चला है दिन लगाए धूप वाले पर, याद फिर बुनने लगी है मखमली स्वेटर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया नवगीत आपने सुनाया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वास्तव में कविता बहुत नाजुक चीज है, और ये कविता धूप की सलाइयों से छांव की स्वेटर बुनना है। निश्चित रूप से बहुत एक बारीक अनुभूति है। मेरी आवाज आप तक आ रही है ना? लोग सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज पहुंच रही है ना? आवाज आ रही है। वो आप चंबल के डाकुओं का कुछ सुना रहे थे, वो बात आपकी अधूरी रह गई। हाँ, तो हाँ, उसमें प्रसंग बड़ा अच्छा ये था कि लोगों की इमेज क्या होती है और वो होते क्या है भीतर से। क्योंकि संवाद है ये, तो उसमें तो मोहर सिंह से एक बार बात होने लगी। हमने कहा आपके ऊपर सरकार ने सबसे बड़ा पुरस्कार निकाला हुआ है कि इनकी को लाएगा, जो गिरफ्तार करेगा उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे। तो आप इतने खतरनाक व्यक्ति हैं, तो कोई अपना संस्मरण सुनाइए। तो उन्होंने एक संस्मरण सुनाया कि मैंने शिवपुरी में एक बच्चों की पिकनिक थी, बच्चों की, तो उनकी बस गई, तो उस पूरे बस का अपहरण कर लिया और चिंते। उसमें करना इसलिए था कि उसमें एक लड़का ऐसा था जो उद्योगपति का था, और वो उनका टारगेट था। हमारे ग्वालियर में उसे कहते हैं पकड़ करना, पकड़ यानी किडनैप। टारगेट ये है, बाकी तो फिर इधर उधर जाए। तो उसकी पकड़ कर ली और ले गए उठा के। अब वो लड़का जो था वो किसी व्यवसायी का था, बड़ा भोला भाला सी था। तो वो अपने मम्मी डैडी को लेके बड़ा रोए। अब ये बहुत अच्छी चीज सुना रहे कि मैं उसे गोदी में लेके हिलाऊं डलाऊं, तो वो मेरी मूंछें देख देख के डरे तो और वो पीछे हो जाए। अब मैं उसको वो करूं, बेटा चल। उसको मतलब पानी पिला रहे हैं, उसको शौच करा रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, और वो लड़का जो है खूब रोए। तो हमारे घरों के लोगों ने कहा, अरे कहाँ ये प्रॉब्लम ले आए, साले को मार मूर के खत्म करो। तो बोले जी तो मैं नहीं करूंगा। मैंने कहा फिर क्या किया? बोले जब वो लड़का रोता था तो मैं भी रोता था उसके साथ, मैं भी खूब रोता था। तो मैंने कहा है, मैंने कहा आपका तो इतना वो है। तो बोले ये सब भैया, किसी को यश मिलता है, किसी को अपयश मिलता है। मैंने तो चाकू से नींबू उनाए काटो कभी, डर लगे थे खून निकला। अच्छा। मैंने कोई भी हाँ, मैंने मच्छर ना मारो, मेरा नाम चलते, मेरे नाम से लोग कर लेते। अब वो लड़का से मेरी दोस्ती है गई, तो फिर मैंने कही यार चल तेरे को छोड़ जाके वहां से कोई पैसा ना लाओ, कुछ ना लाओ, और वह छोड़े आए। तो हमारे अन्य साथी कहने लगे गिरोह के कि आप ऐसे ही करते रहोगे तो हम सब तो भूखे मच जाएंगे, फिर हम डकैत काय को बने। तो मुझे उनका ये संस्मरण कि ये खतरनाक व्यक्ति के कि उनके मन में कितना एक कोमल व्यक्तित्व भी था, और बाहर उनकी ये इमेज थी। तो ये ऐसे संस्मरण है जो मैंने सोचा आज आप हैं तो सुना दिए जाए। चलिए, इस बीच में कुछ बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं।
प्रियंका सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हुई है कतर से। सुनील सिंघवाल जी जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से अनिल अग्निहोत्री जी जुड़े हुए हैं। गोवा से डॉक्टर सुब्रता मिश्रा वैज्ञानिक कवित्री हमारे साथ जुड़ी हैं। हरिदत्त गौतम जी, सुनीता माहेश्वरी जी, नासिक से हरि माहेश्वरी जी, बहुत अच्छे गजलकार प्रवीण सक्सेना जी, ब्रज भाषा के बहुत अच्छे कवि दरियाप सिंह राजपूत ब्रजखंड हमारे साथ हैं। गणेश दत्त जी हमारे साथ हैं, इंदु निगम जी हैं, और बहुत श्रेष्ठ उस्ताद गजलकारों में किशन स्वरूप जी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। राजेंद्र निगम राज गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर कल्पना पांडे, नरेंद्र दुबे, और जयपुर से बहुत वरिष्ठ साहित्यकार लक्ष्मण रामानुज गढ़ीवाला जी हमारे साथ जुड़े हैं। और कीर्ति जी खंडवा में एक बहुत अच्छे नवगीतकार हैं, श्याम सुंदर तिवारी जी, वो आपको सुन रहे हैं। ब्रजेश सिंह जी, डॉक्टर ब्रजेश सिंह जी बिलासपुर से आपके साथ हैं। चांदनी केशरवानी जी हैं। ममता किरण जी आपको सुन रही हैं। और बहुत अच्छे आध्यात्मिक संत डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी भोपाल से आपको सुन रहे हैं। डॉक्टर पुष्पलता भट्ट आपको सुन रही हैं, और सुनीता सिंघवाल हो गए, और लगभग सारे नाम हो गए। मैं इन सबका स्वागत करता हूं, और पुनः फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वार्ता को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि समय भी बहुत तेजी से भाग रहा है। हम लोग मैं चाहता हूं कि एक गीत ही आप सुना आपने जो दें। डाकुओं का संस्मरण बहुत ही अच्छा सुनाया। देखिए, बाहर से जो लोग ऐसे दिखते हैं इतने कठोर, लेकिन भीतर से वो भी कितने कोमल हृदय हो सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर संस्मरण आपने ये सुनाया। आप गीत सुनाने के लिए कह रहे हैं, मैं तो ये चाहती हूँ कि मैंने अभी आपको हमारे श्रोताओं को एक गीत सुनाया, स्वेटर पर आधारित मेरा ये गीत था, जो प्रेम गीत। लेकिन आज मेरा मन ये है नीरव जी, आप अपनी कोई गीत या कोई गजल सुनाएं। एक्चुअली मैं इतना आता रहता हूँ। चलिए, वो एक बात हो रही है तो मैं एक आपने मेरे ग्वालियर मेले की इसकी भी बात कर दी, तो एक विज्ञान के उस पर ही एक सुना देता हूँ, जो मेरी बड़ी पहचान भी बना। मैंने जब इसे ग्वालियर में सुनाया था तो उसके जो वहां पर कभी प्रोड्यूसर रहा करते थे, वो बाद में एक दूसरे स्टेशन पर डायरेक्टर के रूप में मुझे मिले, तो मुझे नहीं ध्यान था कि वो मुझसे कहीं मिले हैं। तो उन्होंने कहा, नीरव जी, मैं तो आपकी वो सापेक्ष कविता है जो विज्ञान की आप लिखते हैं, और उसको मैंने रिकॉर्ड किया था ग्वालियर रेडियो स्टेशन पर। मैंने कहा चलिए, तो वो एक सुना देता। जी, स्वागत। आज के इस दौर में जबकि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, ये है, और तमाम सारी विसंगतियां हैं जो हमको चुनौती देती हैं, बड़ी प्रतिकूल स्थिति है, उसमें गीत का मन रखना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो वहां से मैंने कहा है कि पोटेशियम दिन हुए और रात सोडियम इतने इनक्लेमेबल है कि बाहर निकालें तो ऑक्सीजन से संपर्क करके आग बन जाती है। तो पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। किरमिची सन्नाटे थर्रातातम, किरमिची सन्नाटे थर्रातातम, अणुधर्मी गर्मी में घुटता है दम। किरमिची सन्नाटे थर्रातातम, अणुधर्मी गर्मी में घुटता है दम। पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। घायल है सुबह की नर्म नर्म एड़ियां, घायल है सुबह की नर्म नर्म एड़ियां, डसती है धरती को युद्धों की बेड़ियां। घायल है सुबह की
घायल है सुबह की नर्म नर्म एड़ियां, डसती है धरती को युद्धों की बेड़ियां, बारूद सांसों में आज गया जम, बारूद सांसों में बहुत आज खूब। गया जम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम, पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। प्रियंका सिंह कतर से कह रही है मुझे केमिस्ट्री लैब याद आ रही है, आप कविता पढ़ देखिएगा। दूसरा इसका पक्ष देता हूं कि काल इसका युद्ध का व्याकरण क्या है। ये रचना एक्चुअल में निशस्त्रीकरण के समर्थन में कविता है कि कारक है हिंसा, युद्ध है करण, कारक है हिंसा, युद्ध है करण, हारती है जिंदगी जीतता मरण, कारक है हिंसा, युद्ध है बहुत करण, खूब। वाह वाह। हारती है जिंदगी जीतता मरण, गांधी के सपनों की आंख हुई नम, गांधी के सपनों की आंख हुई नम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम, जाए ना झुलस कहीं। इस थर्ड वर्ल्ड वॉर की आशंका में जो है ऑस्कर डी वाइल्ड जो हमारे नोबेल अवार्ड उपन्यासकार थे, ये सोच के कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो कितना विभत्स होगा, सेकंड में जब हिरोशिमा नागासाकी में ऐसा हो गया तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मैं इस बात को कहता हूं कि जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन, जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन, कुंठित ना हो जाए मंत्र और हवन, जाए ना झुलस कहीं प्यार के नमन, कुंठित ना हो जाए मंत्र और हवन, अट्टहास करता है, अट्टहास करता है वहशी सायम, अट्टहास करता है वहशी सायम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम, पोटेशियम दिन हुए रात सोडियम, देखो फिर भी गीत लिखते हैं हम। वाह धन्यवाद वाह डॉक्टर वाह कीर्ति वाह काले वाह। जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अब चलते चलते गीत आपका हो जाए ताकि ये संवाद जो है बड़ा सुमधुर पूर्ण विराम के साथ मतलब समापन तो मैं नहीं कहता क्योंकि अशुभ शब्द है, संपन्न हो ये विचार अनुष्ठान एक वैचारिक स्वादिष्ट सारस्वत ऊंचाइयों के साथ संपन्न हो। इसलिए आप तो स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। मेरे से डॉक्टर कीर्तिकाल आज कह रही थी चलते चलते एक बात और कि मैं आप मेरे से प्रश्न पूछेंगे, आप मेरे से इतने सीनियर हैं, मेरे को आपसे ये सारी बातचीत करनी चाहिए थी। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि हम भारतीय संस्कृति के वो लोग हैं जहाँ स्त्री होना ही एक बहुत गौरव की बात है। उम्र की नहीं, हम 4-5 वर्ष की बच्ची के भी पैर पखाते हैं, उसे देवी मानते हैं, हमारे यहाँ कंजक होती है। तो आप तो स्त्री शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं देश में विदेश में, इसमें उम्र कहीं नहीं आती। मैं पूरे सम्मान के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि एक रचना के साथ आप आज के इस विचार यज्ञ को, इस वैचारिक अनुष्ठान को अपनी संविधा से आहुति से संपन्न करें। डॉक्टर कीर्ति काले। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। और एक गीत मैं सुनाती हूँ, मेरा भी मन है सुनाने का। एक जी बेटी की स्वागत। विदाई पर मेरा एक गीत है जो मेरे हृदय के बहुत समीप है, वही मैं आपको यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। यही तो कुलकर्णी जी क्या गा रहे थे ना, वहां हाँ, मैंने यही एक वाला गा रहे थे भजन। वो कुलकर्णी। हाँ 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 यही। और जी उन्होंने इसका प्रसंग जोड़ा था कि जब पार्वती जी की विदा हो रही है तो उनकी माँ पार्वती जी से कह रही हैं, और ये प्रसंग जोड़ते हुए उन्होंने ये गीत प्रस्तुत किया। और ये वहीं पर बैठे हुए किसी श्रोता ने ये वीडियो बनाकर मुझे भेजा था। ये ऐसे ऐसे यहाँ पर कथा चल रही है, भागवत कथा, और उसमें आपका गीत गाया जा रहा है।
बड़ा अच्छा लगता है जब हमारी लिखी हुई कविताएं जनमानस में इतनी प्रचलित हो जाती हैं। ऐसे ही मेरा एक गीत था, मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। इसको तो कई लोगों ने गाया है, कई महिलाओं के मेरे पास वीडियो आए हैं, कई लोगों ने भेजे हैं जो भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हैं और वो गाना गीत गा रही है, मेरा मुझको ऐसा दूल्हा देना भोला भंडारी। कई महिलाएं ढोलक पर गा रही हैं। तो ये मुझे अपनी और जो माँ की कृपा है मुझ पर, उसका मुझे एक ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा उनकी कृपा में मुझ पर है, जो मेरे गीत मेरी रचनाएं लोगों में प्रचलित हो जाती हैं। तो आज मैं जो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मुझे दिखाई देती है, वो तो हमारे मंच की माँ शारदे हैं, जिनके आशीर्वाद के तले हम लोग काव्य पाठ करते हैं। उससे बड़ी सेलिब्रिटी मुझे कोई और भी नहीं, कोई भी नहीं दिखाई देती। भले ही बहुत बड़े बड़े राजनेता कवि सम्मेलनों में आते हैं, बहुत बड़े बड़े फिल्मी कलाकार आते हैं, सीरियल में काम करने वाले लोग आते हैं, और आप जैसे सेलिब्रिटी जो मेरे सामने बैठे हैं वो आज मुझसे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी सेलिब्रिटी तो माँ शारदे। सुनिए। स्वागत। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। भर भर आए नैना, दिन रहना नहीं चैना। मन में उठा है भूचाल रे, बिटिया चली है ससुराल। कहनी है बिटिया ये बात जरूरी, बात जरूरी। तेरे बिना थी मैं निपट अधूरी, निपट अधूरी। होने से तेरे मैं हो गई पूरी, होने से तेरे मैं हो गई पूरी। तू मेरे जीवन की है कस्तूरी, और माँ की दुलारी बिटिया, बाबा की प्यारी बिटिया, कर दिया जीवन निहाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और याद है तेरी वो तुतलाती बोली, वो तुतलाती बोली। झूठी मूठी रूठा रूठी सूरत वो भोली, सूरत वो भोली। प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली, प्यारी प्यारी गुड़िया की चूनर चोली। नन्हे नन्हे हाथों की पहली रंगोली, और भूले बिसरे वादों की खट्टी मीठी यादों की बैठी हूँ एल्बम निकाल रे, वाह वाह वाह। बिटिया चली है ससुराल। और कल तक तो तू मेरी गोदी में सोती थी, गोदी में सोती। रातों में बातों की लड़ियां पिरोती थी, लड़ियां पिरोती। आंचल में छुप छुप के हंसती रोती, आंचल में छुप छुप के हंसती रोती। नटखट अदाओं से तन मन भिगोती, और कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई, कब तू सयानी हुई राजा की रानी हुई। पल में गुजर गए साल रे, बिटिया चली है ससुराल। और लाड से पली बड़ी कोख की जाई, कोख की जाई।
सुनहरे सपनों की गाढ़ी कमाई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, आँख की पुतली तू हो रही पराई, कैसे दूं बिटिया मैं तुझको विदाई, छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए, छाती फटी सी जाए दुनिया लूटी सी जाए, कैसे दूं हृदय निकाल रे, बिटिया चली है ससुराल। और दोनों फूलों का तू मान बढ़ाना, मान बढ़ाना, रिश्तों को नातों को मन से निभाना, मन से निभाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, प्रेम से सबको ही अपना बनाना, स्नेह के दीपक यूं ही जलाना, और फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, फूले तेरी फुलवारी आसी से महतारी, रखना सभी का ख्याल रे, बिटिया चली है ससुराल रे, बिटिया चली है ससुराल। बहुत सुंदर गीत। और मैं समझता हूँ ये केवल हिंदुस्तान की संस्कृति है जहाँ विदा गीत लिखे जा सकते हैं, क्योंकि और कहीं तो ये संस्कार होता ही नहीं है कि लड़की जब जा रही है दूसरे घर जा रही है। आपने बहुत ही सबको भावुक कर दिया, और मैं तो बहुत वैसे ही भावुक आदमी हूँ, और मजाक में नहीं सीरियसली बता रहा हूँ। मेरी जब शादी हुई तो मेरी पत्नी की उम्र 15 वर्ष थी। भोपाल हरेरा कॉलोनी से हम विदा कहा किला, तो हमारे समय तो दौर बड़ा ऐसा था कि लोग बहुत कलेजा फाड़ के रोते थे, चाहे वो डेथ का समय हो तब भी स्यापा कहते थे, या विदा हो तो बहुत। तो सारी जितनी हमारी ससुराल पक्ष की महिलाएं थी बहुत रोने लगी, हमारी पत्नी भी बहुत ज्यादा रोने लगी, और मैं इतना भावुक हुआ कि मैं भी रोने लगा। तो लोग कहे कि भाई तुम क्यों रो रहे हो? मैंने कहा वही, और मैं इतने लोगों को रोना देख के मैं पत्थर नहीं हो सकता। तो तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि सचमुच में जब विदा होती है या विदा का गीत सुनते हैं, तो अगर कोई पत्थर भी होगा तो वो पिघल जाएगा। ये वो क्षण होते हैं जिसका अभिव्यक्त किया जाए, मौन में ही इसको समझा जा सकता है, इसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, मौन का है। उस मौन को स्वर आपने दिया डॉक्टर कीर्ति काले जी, मुझे तो ऐसा लगा कि आश्क आंखों से बहे हैं इस तरह मचल मचल के, जैसे कोई सीढ़ी से उतरा हो समझ। तो ये एक यात्रा थी आंसुओं की, जो आंखों से चली और दिल तक पहुंची। इसे आपने विदा गीत कहा। इन्हीं मर्म स्पर्शी संवेदन नर्म नाजुक लम्हों को हम अपने साथ ले जाते हैं, और आज आप सबको नमस्कार करते हैं और बहुत बहुत आभार मानते हैं डॉक्टर कीर्ति काले का, जिनका एक पक्ष रह गया, समय कम था। ये हिंदुस्तान की अनूठी कवित्री है, क्योंकि ये संचालिका भी है। आज के दौर में पुरुषों का आधिपत्य रहा है मंच पर कवि सम्मेलन का संचालन करने का, तो इन्होंने एक बहुत नया एक आयाम खोला महिला संचालित के रूप में, और बहुत कामयाब बड़े बड़े बजट के प्रोग्राम इन्होंने किए हैं। तो ये निश्चित रूप से अद्भुत है, अप्रतिम है, अनूठी है। मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और सारे पटल पे आज जितने लोग हमारे उपस्थित हुए, मैं समझ रहा हूँ करीब 2,500 लोग हमारे इस प्रोग्राम के साक्षी बने हैं, उन सबको बहुत कृतज्ञ भाव से उनका अभिवादन मानता हूँ कि उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाया। और इस प्रकार की ऐतिहासिक संध्याएं, हमारे मित्र लिख रहे हैं कि आज की ये ऐतिहासिक संध्या डिजिटल इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाए। शुक्रिया डॉक्टर मधुमुकुल चतुर्वेदी जी आपकी समीक्षा के लिए। और मैं पुनः पुनः डॉक्टर कीर्ति काले जी
मन तो नहीं कर रहा आपको इतनी जल्दी छोड़ने का, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, आपको भी कहीं जाना है, मुझे, और सुनने वाले भी सब हमारे साहित्यकार हैं, ये भी किसी न किसी लाइव कार्यक्रम में जाएँगे। तो बहुत क्या कहना चाहिए, संकोच पूर्वक आज के इस आयोजन से अ, विदा ले रहा हूँ और आपका आभार मानता हूँ। शुक्रिया, नमस्कार। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और इसी तरह से संवाद बना रहे, बातचीत बनी रहे। कुछ न कुछ संवाद के माध्यम से बहुत सारी नई चीजें निकल कर आती हैं, और हमारे जीवन का यही पाथेय है। तो मैं आप लोगों से विदा चाहती हूँ, और आभार मानती हूँ आदरणीय नीरव जी का, कि आप सब लोगों से परिचित कराने का, आप सभी लोगों से बातचीत करने का मुझे अवसर प्रदान किया। जी नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।